बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल रहे। बेंच ने 19 जून को महफूज किया हुआ फैसला मुत्तफिका तौर पर सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि कानून को कलअदम करार देने में अदालत बहुत मोहतात रहती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का जायजा आइन के साथ लिया गया। फैसले में कहा गया है कि अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नजरसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीजें हैं। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि अपील और नजरसानी को एक समझा जाए? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर माहिरीन कानून का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। साबिक वज़ीर कानून अली जफर और माहिरीन कानून शाइख उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त, इरफान कादिर के मुताबिक अदालत ने कानूनी तौर पर गलत फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद नई बहस छिड़ गई है। फैसले पर मारूफ कानून दानों का मिला जुला रद्द अमल। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया। आइन कहता है कि आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में कलअदम करार दे, लेकिन ताखीर हो गई। अली जफर का मजीद कहना था कि 14 मई गुजर गई, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई, इलेक्शन इकट्ठे होंगे, हुकूमत का मकसद पूरा हुआ। आइन के खिलाफ आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। अब बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट के बगैर ये कानून साजी आजकल चल रही थी। बुलडोज, जिसको मैं कहता हूँ, बुलडोज हो रहे थे कवानीन, और सिर्फ मैं ही एक बोल सका था जिसमें मैंने कहा था सेनेट को कि आप ये जो कानून पास करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको, मैंने कहा था 10 दिन में कलअदम करार दे देगा, लेकिन बहरहाल वो ताखीर ज्यादा हो गई। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ कि उसको फैसला यही आया कि ये कानून के खिलाफ है। माहिर कानून शाइख उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। ये कुछ भी नहीं होगा। अभी तो देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक है अपील का, वो तो राइट नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी जो पहले की है, सिर्फ रिव्यू हो सकती है। अभी भी रिव्यू हो सकती है इसकी, जिससे मैंने आपसे कहा। अब वो जब रिव्यू होगी, जब उस वक्त तक कोई अगर सिस्टम चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि नए चीफ जस्टिस होंगे, फिर शायद मामला मुख्तलिफ हों, लेकिन बात तो अपनी जगह वैसे ही है जैसे कि पहले थी, कोई चेंज नहीं आया। मारूफ कानूनदान इरफान कादिर ने कहा कि कानूनी तौर पर यह फैसला बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ने माजी का बेंच बनाया और हम ख्याल जजेस ने मिलकर ये फैसला दिया। पहली बात तो यह है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया चीफ जस्टिस ने, जबकि सीनियर जजेस जो ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ लिख चुके हैं कि अपनी मर्जी के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने चाहिए। माहिरीन कानून का ये भी कहना है कि फैसले से इलेक्शन 90 रोज में कराने की आईनी तकाजे में ताखीर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी ही नहीं, कानून दानों की नज़र में भी गैर आइनी और बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है, मगर ये फैसला करके मुअज़्ज़ज़ बेंच ने अपने इस इख्तियार से तजावुज़ किया और पार्लियामेंट के कानून साजी के बुनियादी इख्तियार को मुतासिर किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो इस फैसले का नोटिस जरूर लेगी। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का हक खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत का पंजाब में इंतखाबात ना करवाने का फैसला बेअसर कर दिया।
पंजाब में इंतखाबात अब पुराने शेड्यूल पर होने चाहिए, नए कागजात नामजदगी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। नाज़रीन, सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं, कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो भी फैसला होगा पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जारी मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा है। फैसला वज़ीर-ए-आज़म और कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाहमी मुशावरत से करना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर आज फिर मिलेंगे। राजा रियाज ने शहबाज शरीफ को सादिक संजरानी का नाम पेश किया। उधर चेयरमैन सेनेट के राबतों में भी तेजी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मामलात पर मुशावरत की गई। परवेज़ खट्टक ने सादिक संजरानी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मौजू उम्मीदवार करार दिया है। उधर सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कल तक नाम मांग लिया। सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। काफिले के रहनुमा चौधरी सरवर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इलेक्शन कब होंगे कुछ नहीं कह सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हमारी पार्टी से किसी ने मुशावरत नहीं की। चौधरी सरवर का कहना था कि शजरकारी से फूड बास्केट को बेहतर करने और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फ्यूचर जनरेशंस के लिए महफूज बनाने के लिए हम कोशिश करें कि शजरकारी भी करें और ये कार्बन गैसेस जो हैं इनकी रोकथाम के लिए भी एक मुअस्सर इंतजाम जो हैं किए जाएं। तो मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान का आइन जो है सबसे बालातर है और जो भी फैसले होने चाहिए पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। इशाइये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खालिद मगजी समेत दीगर भी शरीक होंगे, जहां निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के कायदीन के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। इशाइये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मगजी समेत दीगर शिरकत करेंगे, जहां निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। और एमक्यूएम और ग्रैंड डेमोक्रेटिक के दरमियान निगरान वज़ीर आला और सूबाई काबीना की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है। दूसरी जानिब सिंध असेंबली को तहलील करने की समरी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। सिंध असेंबली आज तहलील होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर मजबूत उम्मीदवार बन गए। सिंध में निगरान हुकूमत का मामला, वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर मजबूत उम्मीदवार बन गए। मकबूल बाकर का नाम सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को तजवीज़ किया। ज़राए के मुताबिक मकबूल बाकर के नाम पर पीपी क़यादत को भी एतराज़ नहीं है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का नाम मुलाकात में अपोजिशन लीडर के सामने पेश करेंगे। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं की बैठक भी कामयाब रही। निगरान वजीर आला और सूबाई काबीना के लिए मुश्तरका नामों पर इत्तेफाक कर लिया गया। फंक्शनल लीग हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमकेएम रहनुमा जावेद हनीफ ने कहा कि जीडीए और जेयूआई से बात हुई है, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। रिसेंटली जो ये सारा चेंज आया है हमसे बहुत वायदे किए गए थे कि कराची के लिए करेंगे, कराची के अवाम के लिए करेंगे, सिंध के अवाम के लिए करेंगे, नहीं किया लोगों ने। इनसे लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं। जीडीए रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी है, लेकिन सिंध हुकूमत की तहलील तक नाम देना मुनासिब नहीं है। सिंध असेंबली तहलील नहीं होती तो हमने आपस में यही फैसला किया है कि नाम देना शायद कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब सिंध असेंबली की तहलील के लिए समरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुशीद कानून मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी, लेकिन असेंबली कबल इस वक्त आज तहलील कर दी जाएगी। इधर निशा ने भी वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया है। हमीद सुमरो, GNN कराची। और अब बात करें खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के तमाम वुज़रा, मुशीर और मुअव्विनीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़ीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। इसी बारे में बात करते हैं, शाहिद जान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए इस बारे में क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान काबीना के जो 25 वज़रा है उनके जो इस्तीफे है वो मंजूर की है और उनकी इस्तीफों पर दस्तखत कर दी है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने इस्तीफों से मुतल्लिक समरी जो है वो अर्साल की थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, और उन्होंने समरी मौसूल होने के बाद दस्तखत कर दी है और जो वज़रा है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना के जो 25 अरकान थे उससे इस्तीफे तलब किए थे, जिसमें से 19 ने कल अपने इस्तीफे जो है वज़ीर आला के पास जमा कराए थे, जबकि 8 अरकान ने आज इस्तीफे जमा कराए हैं और उसके बाद समरी जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अर्साल कर दी थी और आज जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर दस्तखत करके काबीना अरकान के इस्तीफे मंजूर की है। बहुत शुक्रिया शाहिद जान, आप अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान काबीना का इजलास आज शाम मुतवक्किह है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा असम्बली तहलील करने का फैसला किया जाएगा। उधर हुकूमत और अपोजिशन में निगरान सेटअप के मामले पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच से। जी रशीद, बताइएगा इस बारे। जी देखिए, निगरान सेटअप के हवाले से काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ जो है ज़राए से बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ नाम भी सामने आए हैं। उसमें इस वक्त जो सारे फहरिस्त जिनके नाम सामने आए हैं उसमें एजाज संजरानी, जो सादिक संजरानी चेयरमैन हैं, उनके भाई हैं, हुकूमत की जानिब से उनका नाम सामने आ रहा है, जबकि नसीर बिजन जो कि अजीज हैं मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुतुब बिजन जो उनका भी नाम सामने आया है। BNP की जानिब से अमल कलमती जो है उनका नाम सामने आया, जबकि जमीयत की जानिब से उस्मान बादिनी का नाम बतौर केयर टेकर सामने अब तक आया है। लेकिन अब तक इन जमातों के दरमियान जो है इत्तिफाक़ी राय नहीं हो सकी है CM शिप के हवाले से। तो अभी जो इतलात आ रही है वो ये है कि BNP क्योंकि वो भी अपोजिशन में है बलूचिस्तान में और जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में है, पहले तवक्को की जा रही थी कि दोनों जमातें। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि तहलील शुदा कौमी असम्बली ने 5 बरस में 279 बिल मंजूर किए, जिसमें से 73 सिर्फ आखिरी 3 हफ्तों में मंजूर किए गए। इसी बारे में बात करते हैं, चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर, बताइए इस बारे में कैसी रही मजमूई कारकर्दगी, रिपोर्ट क्या कहती है? जी, पिलडेट रिपोर्ट के मुताबिक तहलील शुदा कौमी असम्बली ने 5 बरस के दौरान 279 बिल मंजूर किए। 5 बरस में 15वीं कौमी असम्बली पर 30 अरब 16 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 15वीं कौमी असम्बली ने 45% से जायद कानून साजी की, जबकि 14वीं जो कौमी असम्बली है उसने 192 बिल मंजूर किए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कौमी असम्बली के सिर्फ आखिरी 3 हफ्तों में 73 बिल मंजूर किए गए और जो 36 मुसवदा कानून या 49 बिल मुतल्लिका कमेटियों को भेजे गए, ना उन पर बहस की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15वीं कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता 3 असम्बलियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कानून साजी की और कौमी असम्बली ने 5 बरस में सिर्फ 1245 घंटे काम किया। बहुत शुक्रिया तसव्वुर चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में दर्ज तहरीर मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर आज़म को डिक्टेट करती रहीं। PTI की सियासी हिकमत अमली कब और क्या होगी, सब मुबैना डायरी में दर्ज था। लिखा गया कि ऐसी फिजा बनाई जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना दे सके। अगर गवर्नर राज लगाएं तो शहर बंद करने की तैयारी की जाए। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकला से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। चेयरमैन PTI की खुराक भी डायरी में दर्ज की गई। कोशिश की कि किसी से सियासी इंतकाम ना लिया जाए। अता तारड़ कहते हैं कि जिस अजाब से हम गुजरे उस पर किसी सियासी रहनुमा से बदला नहीं लिया गया। तोशा खाना के तहाइफ को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। चेयरमैन PTI को तोशा खाना से चोरी के इल्जाम में सजा हुई। जज के खिलाफ बैरून मुल्क मखसूस अंदाज में मनफी मुहिम चलाई जा रही। अदलिया को दबाव में लाने की मुहिम चलाने का डायरी में इंकशाफ हुआ। अब आपको चोरी के ऊपर 3 साल की सजा हुई है तो ववेला किया जा रहा है। तमाम तर मुल्क के नामवर वकला को बड़ी बड़ी फीसें ऑफर की जा रही हैं कि वो आके जमानत करवाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसका एक प्रोसीजर है, जब होना होगा वो एक प्रोसीजर के तहत मामलात आगे चलेंगे, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगा। एक जज के खिलाफ बैरून मुल्क कैंपेन चलाई जा रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि उसने आपसे आपकी चोरी का पूछा, जो कि उसकी ड्यूटी थी, जिसकी वो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह लेता है। तो अब ववेला है, अल्लाह ताला से डर के मैं कहता हूँ
मुंह पे हाथ फेर के कहते थे टीवी उतार लूंगा, ये घर का खाना खाना चाहते हैं, इनको वॉशरूम चाहिए शहाना, इनके मैं एसी बंद करूंगा, इनके मैं पंखे बंद करूंगा। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, डरना चाहिए। आपने चोरी की है, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई है, आज तक आपके वकला टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि तोशाखाना की चोरी क्यों की, क्यों डिक्लेयर नहीं की, क्यों आपने तोशाखाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करके जो रकम भी हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की, वो भी खा गए। ये इनका कानून है, सामना तो करना होगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के मोबाइल फोन पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वक्त 2 मोबाइल फोन और 1 सैटेलाइट फोन कब्जे में लिया था। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के मोबाइल फोन्स फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी के वक्त 2 मोबाइल फोन और 1 सैटेलाइट फोन कब्जे में लिया था। पुलिस जराये के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल फोन में मौजूद डाटा हासिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फोन उनकी लाहौर में जमान पार्क से गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया था, जिसे अब फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस जराये का ये भी कहना है कि मोबाइल फोन में मौजूद डाटा साबिक वजीर आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हवाले से मददगार साबित होगा और 9 मई के वाकयात के बारे में भी अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को खिलाफ कवायद अटक जेल में कैद करने की शदीद मजम्मत की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने और उन्हें फौरी अडयाला जेल मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को घर से खाना और पानी मंगवाने की फौरी तौर पर इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अगस्त को भरपूर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर अदालत उज़्मा के फैसले के खुदुकाल का भी जायजा लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। परवेज़ इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का 17 जुलाई का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की थी। और तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम के अहम रुकन मुज़म्मिल असलम ने शहबाज हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत की 16 महीने की कारकर्दगी मायूस कुन रही। पीडीएम पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट साबित हुई है। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। महंगाई ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। महीने थे और ये हर एक के लिए तकलीफ देते, सिवाय उन लोगों के माफियाज के जिनको सपोर्ट किया गया इंटेंशनली अनइंटेंशनली। बहुत सारे लोगों को अनइंटेंशनली भी इन सारी चीज़ों के फायदे हुए। तो ये जो है सिलसिला जो है इससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। देखें दुनिया में महंगाई हुई है ना, दुनिया में महंगाई का स्केल क्या था 3% से 11% तक। चंद ममालिक हटा लें, पाकिस्तान, टर्की, वेनेजुएला, ये वो, बाकी आपका भारत भी है ना, श्रीलंका भी अब आपको पता है 10% से कम होगी महंगाई, जिसकी हम मिसालें देते हैं कि अल्लाह ना करे हम श्रीलंका बने। मैं कहता हूँ बन जाए भाई, 10% से कम महंगाई है। शरह सूद भी वहाँ सिंगल डिजिट में आ गया, करेंसी भी वहाँ उनकी 100 रुपये एप्रिशिएट हो गई है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन सारे ममालिक पे सिंगल डिजिट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ पे सिंगल डिजिट और आप 40% महंगाई हो, तो इसका मतलब है यहाँ कुछ गलत हो रहा है ना, और वो गलत पॉलिसी मिसस्टेप्स है ना सारे। ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान हजारों साल तो नहीं 76 साल पीछे चला गया। आगे बढ़े और अब बात करें कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए आलमी मालियाती इदारे का वफ्द रवा साल नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। जराये के मुताबिक वफ्द जुलाई से सितंबर इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF और मुजव्वजा निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात भी होंगे। इसी बारे में बात करते हैं, चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। तसव्वुर बताइए दौरे की डिटेल्स। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह के लिए $3 अरब जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। अब IMF का वफ्द नवंबर 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। जराये का कहना है कि IMF और मुजव्वजा जो निगरान हुकूमत होगी जो अभी बनने वाली है, उसके दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को जो अगली $70 करोड़ की किस्त है वो मिलने का इम्कान है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1 अरब 80 करोड़ फंड मिलने का इम्कान है। ताहम ये जो फंड हैं ये 2 इक्तिसादी जायजों की तकमील से मशरूत हैं। जी बहुत शुक्रिया चौधरी तसव्वुर, आप अपडेट कर रहे थे।
बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, सिंध असेंबली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अलविदाई खिताब कर रहे हैं। इस असेंबली में आप से जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में और रिकॉर्ड काम में, और उसमें अपोजिशन को हमेशा इतराज़ होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज़ हक बजानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, आप अभी भी असीरी में हैं। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है और प्रिजाइड करते हो, यहाँ से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स की नाम अब मैं किस किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है, लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ कि बाकी तीनों सूबे डिस्टेबलाइज हुए, वफाक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेकाम ला सकी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरीके से कही। मुझे याद है एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और मुझे कहा गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा, जेल से, हम चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों को ख्याल आ गया था, और यही वजह थी कि हम शिकस्त दे सके उन लोगों को जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये हुई, दूसरी तरफ से रब की तरफ से भी बड़े इम्तिहानात हमारे ऊपर आए। कोविड सबको पता है, अभी कहा था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कि जान है तो जहान है, जब उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और मैं यही बात करता था, और बाकी लोग कहते थे जहान है तो जान है भाई, लोग मर जाएं, गरीब मर जाएं, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर मुल्क की इकोनॉमी चलनी चाहिए, उनका यह ख्याल था। और मेरी यही उनसे लड़ाई हो रही थी जब हमने शटडाउन्स किए थे, दुकानें बंद की थी, ट्रांसपोर्ट बंद की थी। पहले नहीं मान रहे थे बात, लेकिन कुछ दोस्तों ने मदद की, उनको भी अकल आई, और हमारे अल्लाह ताला के शुक्र है कि पाकिस्तान ने कोविड में बेहतर परफॉर्म किया बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे भी, और उसमें भी सिंध ने रिकॉर्ड टाइम में, बैठी है हमारी हेल्थ मिनिस्टर, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ द आर्ट। होता ये था, कोई कोविड से बीमार होता तो वो कहता था मुझे आखान नहीं जाना, मुझे साउथ सिटी नहीं जाना, मुझे सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में आप जगह दिला दें, मतलब उसके जो होते थे लोग, ये क्वालिटी थी। और जैसे बता रहे हैं 1-1.5 महीने में वो तैयार की थी, कहीं ऐसा नहीं मिलता। हमने अपनी जो थी इमरजेंसी फैसिलिटीज, ये वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करना, अस्पतालों को चेंज करके उन कोविड के लिए उनको तैयार करना, एचडीयू बेड्स तैयार करना, ये सब, और टेस्टिंग पे जोर देना, ये सब ने देखा था। फिर आपके फ्लड्स आए, 2020 का फ्लड हमारा पूरा लेफ्ट बैंक को उसने तबाह किया। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।